आज हमने पढ़ना है सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन। कल के लेक्चर में इसका इंट्रोडक्शन हुआ था कि सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन है क्या, और इसकी जो ये सिंपल साइक्लोट्रॉन है उसकी मॉडिफिकेशन है, तो इस मॉडिफिकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी। साइक्लोट्रॉन में ऐसा क्या मसला आया था जो हमें दोबारा से उसमें मॉडिफिकेशन करके सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन को बनाना पड़ा। The synchrocyclotron is a special type of cyclotron patented by Edwin in which अच्छा दो पढ़ी थी हमने, दो टाइप पढ़ी थी। एक में हमने क्या मॉडिफिकेशन की थी, एक में हम उसकी रेडियो फ्रिक्वेंसी जो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको वेरी कर रहे थे, और एक में हम उसकी मैग्नेटिक फील्ड को वेरी कर रहे थे। और वो क्यों करना पड़ रहा था? रिलेटिविस्टिक इफेक्ट की वजह से, कि जैसे जैसे उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही थी उस पार्टिकल का मास भी इंक्रीज हो रहा था। उसके लिए ये हमने मॉडिफिकेशन की। Field is varied to compensate for relativistic effects as the velocity of particle begins to approach the speed of light. This is in contrast to the classical cyclotron where this frequency is constant. क्लासिकल साइक्लोट्रॉन में हमारे पास सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रही थी, चार्ज भी कांस्टेंट, मास भी कांस्टेंट और फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट थी। लेकिन जब हमने रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग देखा तब हमारे पास मास कांस्टेंट नहीं रहा, मास चेंज हो रहा था। इसलिए फिर जब मास का चेंज हो रहा था उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको कंपनसेट करने के लिए सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन बनाया, जिस जो रेडियो फ्रिक्वेंसी को वेरी करे करके जो इंक्रीज हो रहा है मास उसको कंट्रोल करेगा। There are two major differences between the synchrocyclotron and the classical cyclotron. वो कौन सी है? पहली है, in the synchrocyclotron only one D retains its classical shape while the other pole is open. जो साइक्लोट्रॉन था उसमें क्या था, दो डीज थी, दोनों तरफ से बंद थी, और जो मिडल में गैप था उस गैप में पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से वहां से पार्टिकल को पुश मिलता था। तब यहाँ पर डिफरेंस क्या है, यहाँ पर सिर्फ एक डी है, दूसरी साइड ओपन है। नंबर 2 है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड in a synchrocyclotron is decreasing continuously instead of kept constant so as to maintain cyclotron resonance for relativistic velocity. अब जो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो साइक्लोट्रॉन था उसमें वो कांस्टेंट थी, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये जैसे जैसे उसका रेडियस इंक्रीज हो रहा है पार्टिकल के लिए, वैसे वैसे इसकी जो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी डिक्रीज हो रही है बजाय के कांस्टेंट रहने के, क्योंकि वही तो आपने करना है। जैसे जैसे उसका मास इंक्रीज हो रहा है, स्पीड इंक्रीज होने से वैसे वैसे हम उसकी फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करेंगे कॉन्स्टेंटली, ताकि उसके मास को कंपनसेट कर सकें। One terminal of the oscillating electric potential varying periodically is applied to the D and the other terminal is on ground potential. पहले तो दोनों डीज के साथ कनेक्टेड था तभी उसको पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा था और पार्टिकल मूव कर रहा था। अब एक डी रिमूव कर दी है, इसलिए उसका जो दूसरा पार्ट होगा वो उसको ग्राउंड कर देंगे पोटेंशियल के। The proton or neutrons to be accelerated are made to move in circles of increasing radii. ये तो पहले भी था कि जैसे जैसे पार्टिकल मूव करता था उसका रेडियस इंक्रीज होता था। The acceleration of particles takes place as they enter or leave D at the outer edge. अब पहले तो गैप था खाली, अब यहाँ पर वही उसी एरिया में जब डी से निकलते आया है पार्टिकल बाहर या उसमें एंटर होता है तब उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। इस जगह पे जब यहाँ से निकलेगा तब भी इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, जब वापस एंटर होगा तब भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। The ion beam can be removed with the aid of electrostatic deflector. आयन बीम जब फुली एक्सेलरेट हो गया, जितना आपने इसको एक्सेलरेट करना है, एंड पे बीम की फॉर्म बन गई है, तो उस
ऑपरेटर्स के यहाँ पर आप रिफ्लेक्टर लगा देंगे तो बीम जैसे निकलेगी, जिधर को आपने उसको रिफ्लेक्ट करना रिफ्लेक्ट हो जाएगी. It was possible to produce 200 mega electron volt neutrons and 400 mega electron volt alpha particle with the first synchrocyclotron. जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट किया गया था सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन का, उससे न्यूट्रॉन्स को इतनी एनर्जी तक प्रोड्यूस करना पॉसिबल हुआ था, और जो अल्फा पार्टिकल्स को 400 मेगा इलेक्ट्रॉन एनर्जी तक प्रोड्यूस करना पॉसिबल हुआ था. इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं, क्योंकि कोई ना कोई डिसएडवांटेज है, तभी इसकी एक आगे मॉडिफिकेशन की गई जिसमें मैग्नेटिक फील्ड को वेरी किया बजाय की फ्रीक्वेंसी को. इसलिए अब एडवांटेज के साथ साथ इसके डिसएडवांटेज देखेंगे कि इसमें क्या मसला हुआ था. एडवांटेज तो इसके ये हैं, द चीफ एडवांटेज ऑफ द सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन इज दैट देयर इज नो नीड टू रिस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ रेजोल्यूशन executed by the ion before its exit. अब वहाँ इसमें इस चीज़ की पाबंदी नहीं है कि उसने उस सेपरेटर से निकलने से पहले पार्टिकल ने कितनी बार चक्कर काटना है उसके अंदर, क्योंकि जितनी स्पीड हो जाएगी आपको जो रिक्वायर्ड है, उसके बाद फ्रिक्वेंसी लो करे, आपको एनर्जी उतनी मिल गई, उसके बाद रिफ्लेक्टर को यूज़ करके बीम को बाहर निकाल दें, रिफ्लेक्ट कर दें. तो फिक्स नहीं है कि 400 रेजोल्यूशन हो या 100 रेजोल्यूशन हो उसके बाद ही उसको आपको उतना पार्टिकल मिलेगा, इसमें वो चीज़ फिक्स नहीं है. As such, the potential difference supplied between the Ds can be much smaller. The smaller potential difference needed across the gap has the following uses. दो Ds नहीं है, इसलिए potential difference अप्लाई करना जो उसकी डेंसिटी कम होगी. There is no need for a narrow gap between the Ds as in the case of conventional cyclotron, because strong electric field for producing large acceleration are not required. Thus only one D can be used instead of two, the other end of the oscillating voltage supply being connected to earth. अब यहाँ पर हम फ्रीक्वेंसी को यूज करके उसको एक्सेलरेट करा रहे हैं, उसके मास को कंट्रोल कर रहे हैं, इसलिए ना तो डबल डी यूज करनी है, डी सिंगल यूज करनी है. और जब डबल डी ही यूज नहीं कर रहे, इसलिए नैरो गैप की जरूरत नहीं है, उस नैरो गैप में स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल डिफरेंस की भी जरूरत नहीं है. The magnetic pole pieces can be brought closer, thus making it possible to increase greatly the magnetic flux density. जब मैग्नेट्स यूज किए हैं, अब ना रेजोल्यूशन फिक्स हैं उसकी, ना आपको एक्स्ट्रा पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना पड़ रहा है, इसलिए जो मैग्नेटिक पोल पीसेस आपने यूज किए हैं उनको उनका डिस्टेंस कम करके उनको एक दूसरे के करीब रख के जो इंटेंसिटी है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है, उसको इंक्रीज कर सकते हैं. कि पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी इफेक्ट आ रहा था. द फ्रीक्वेंसी valve accelerator is able to function with much greater efficiency. अब फ्रीक्वेंसी वॉल्व एक्सेलरेटर है तो ग्रेटर एफिशिएंसी से वर्क करना है, क्योंकि हम उसी को यूज कर रहे हैं, क्योंकि वही ऑसिलेट करके उसके ऑसिलेशन को कम ज्यादा करके हम उस पार्टिकल को कंट्रोल कर रहे हैं. अब डिसएडवांटेज, द मेन ड्रॉबैक ऑफ सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन इज दैट as a result of the variation in the frequency of the oscillating voltage supply, only a very small fraction of the ions leaving the source are captured in phase stable orbits of maximum radius and energy, with the result that the output beam current has a low duty cycle. And the average beam current is only a small fraction of the instantaneous beam current. Thus, the machine produces high energy ions, though with comparatively low intensity. अब इसमें वो कहना ये चाह रहे हैं कि जब मैग्नेटिक फील्ड को आपने कांस्टेंट रखा है, आप फ्रीक्वेंसी को चेंज कर रहे हो, अब फेज स्टेबल क्यों नहीं होंगे ऑर्बिट्स, क्योंकि हो सकता है कि आपके पार्टिकल का फेज उसके ऑसिलेशन का डिफरेंट हो, लेकिन आपकी फ्रीक्वेंसी उस वक्त लो हो जाए, तो वो उनमें स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, तो कुछ पार्टिकल्स पे इस चीज़ का इफेक्ट हो सकता है. इसलिए और मैग्नेटिक फील्ड के कांस्टेंट होने की वजह से जो इंटेंसिटी आपको बीम की मिलेगी वो कम हो जाएगी, इसलिए जो दूसरा साइक्लोट्रॉन है उसमें वो बीम की इंटेंसिटी ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि उसमें आप मैग्नेटिक फील्ड को यूज़ कर रहे हैं. अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को ज़्यादा कर रहे हैं, इसमें फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे रेडियस इंक्रीज होता है पार्टिकल का, फ्रीक्वेंसी को आप कम करते हैं. लेकिन जो दूसरा होगा उसमें जैसे जैसे रेडियस इंक्रीज होगा पार्टिकल का मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगी.
इसमें स्ट्रांग नहीं होती, इसमें मैग्नेटिक फील्ड आहिस्ता आहिस्ता वीक होगी। इसलिए जब मैग्नेटिक फील्ड वीक हो रही है, वो फोकस कम कर पा रही है पार्टिकल्स को, इसलिए अब जो इंटेंसिटी मिलेगी बीम की वो कम होगी। द नेक्स्ट डेवलपमेंट स्टेप ऑफ द साइक्लोट्रॉन कंसेप्ट, द आइसोकोरस साइक्लोट्रॉन, ये दूसरी वाली टाइप है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड को कंट्रोल करना। मेंटेन्स अ कांस्टेंट रेडियो फ्रीक्वेंसी ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी एंड and compensates for relativistic effects by increasing the magnetic field with radius. अब उसमें पहले क्या कर रहे थे सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन में कि रेडियस के इंक्रीज होने के साथ साथ फ्रीक्वेंसी को कम कर रहे थे। इसमें हम क्या कर रहे हैं, रेडियस इंक्रीज होने के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज कर रहे हैं। Isochorous cyclotron are capable of producing much greater beam front than synchrocyclotron. As a result, isochorous cyclotrons became more popular in the research field, क्योंकि जो सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन्स है उनकी से जो बीम हमें मिलेगी उसकी इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन इससे जो मिलेगी उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, इसलिए ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बजाय के सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन।